पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, ये हम सबसे पहले देखेंगे और उसके पश्चात आकलन एवं मूल्यांकन। आप सभी आकलन और मूल्यांकन को पढ़ चुके हैं, भली भांति इसे जानते भी हैं, तो आकलन और मूल्यांकन को उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो एक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए हम सभी जान रहे हैं कि एक व्यापक तौर पर अभियान पूरे की पूरी समाज की जिम्मेवारी है। एक व्यापक रूप से अभियान चलाने की जिम्मेदारी जो है वो पूरे की पूरे समाज पर है। लेकिन शिक्षक जो होता है वो एक समाज का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सदस्य होता है, यानी उसके ऊपर समाज को आगे लेकर जाने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व छिपा होता है, उसके ऊपर वो उत्तरदायित्व होता है। इसलिए इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या इसलिए इसकी भूमिका जो है, यानी शिक्षक की भूमिका जो है वो विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत विशेष मानी जाती है। अब शिक्षक का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है? विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों के साथ होता है। अतः वह पथ प्रदर्शक के रूप में उस समाज की विभिन्न समस्याओं को अवगत कराता चलता है और साथ में ही उनका नवीन या नया सफल जो होने लायक हो वो समाधान ढूंढकर छात्रों को प्रेरित करता है। और छात्रों को ही नहीं प्रेरित करता है, वो इस प्रकार से समाज को प्रेरित करता है। तो पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की मुख्य भूमिका यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से ये परिलक्षित हो रहा है कि किस प्रकार से एक शिक्षक जो है वो समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में उत्तरदायी दिख रहे हैं हमें। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है एक ज्वलंत समस्या है, बहुत ही ज्वलंत समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण की अगर हम बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप में और या फिर आप कहें परोक्ष रूप में पूरे विश्व को उसके भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्वरूपों को जो है वो आप कहिए कि प्रभावित कर रहा है। एक ऐसा बदलाव लेकर आ रहा है, इस तरह के बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं जिससे कि अलग अलग स्टेज पर पूरे के पूरा जो पृथ्वी है, पूरा का पूरा जो विश्व है वो प्रभावित हो रहा है। तो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो वो शिक्षक के प्रति जो है इस संवेदनशील विषय पर शिक्षक को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं वो, कि किस प्रकार से शिक्षक जो है वो समाज के इस विकराल परिस्थिति में, इस समाज की इस बड़े भयावह परिस्थिति में उनकी भूमिका जो है वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जा सकता है। क्योंकि समाज की जो समस्याएं हैं वो विद्यालय के जैसी प्रयोगशाला में ही संशोधन करने वाला होता है। वो संवेदनशील जिम्मेवार नागरिक होता है, एक शिक्षक, एक समाज, एक छात्र, और एक शिक्षक होने के नाते उस जिम्मेवारी का भली भांति निर्वहन करते हुए वे अपने छात्रों को अपने वातावरण, पर्यावरण, भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जो भी आप कह लें, पूरे के पूरे संसार में जो भी चीज़ें हैं उसके प्रति वो चेतना विकसित करता है और चेतना विकसित करके अलग अलग तरह के कार्यक्रम विद्यालयीय स्तर पर वो चलाता है। तो ये भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है अध्यापक के लिए।
अध्यापक के लिए अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन में जो शिक्षण की जो ये भूमिका है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा इसे तवज्जो दिया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से अध्यापक जो है वो अलग अलग कार्य का निर्वहन करते हुए अपने उस लक्ष्य तक पहुंचता है, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में किस तरह से वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, या कक्षा की बाहर की बात करें, कक्षा में भीतरी गतिविधियों का की बात करें, या बाह्य आयोजनों का बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन बिंदुओं के अंतर्गत आपको परिलक्षित होती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की, यानी जब हम पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक की बात करते हैं तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा पर्यावरण चेतना विकसित करने के लिए ये पर्याप्त भूमिका निभाता है। कौन? अध्यापक। यानी हम कह सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों द्वारा बहुत सारी क्रियाएं करवाई जा सकती है जिससे पर्यावरण में सुधार होगा। शिक्षक स्वयं अपनी परिस्थितियों में उन्हें प्रेरित कर भौतिक पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को सुधारने में मदद करता है। बहुत सारे भौतिक पर्यावरण स्वयं उस स्थिति को वो करना शुरू कर देता है, क्योंकि शिक्षक विद्यालय में विभिन्न विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों को देता है। अलग अलग विषय का ज्ञान जो है वो विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं, इसलिए उस विषय में जो है वो विभिन्न तरह के पर्यावरण की जानकारी को वो सहज ढंग से दे सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 2-4 पॉइंट में बता दूं। वृक्षारोपण के गुर सिखाना, उसे उन्हें बताना कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, हरी भरी वाटिकाओं का संरक्षण करना या कराना। जब हम बात करते हैं कि हम वेजिटेबल गार्डन की बात करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे विद्यालय में जो है फ्रूट गार्डन की बात करते हैं, तो अलग अलग जो वृक्षारोपण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे बताना कि क्यों आवश्यक है, किस तरह से अलग अलग विषयों से जोड़कर इसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ लेकर वो आ सकते हैं। अगर हम और की बात करें तो पार्क या जो जलाशय है उसकी साफ सफाई करवाना, स्वच्छता के प्रति जनसाधारण को जागरूक बनाना, उसके साथ साथ विभिन्न स्थान पर छात्रों द्वारा स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में जो आप बनाते हैं ना बैनर, जो संदेश पट्टिका जो बनाते हैं, संदेश पट्टिकाओं का जो है वो को लगवाना या प्रदर्शित करना। आपने बहुत सारे बैनर बनाए हैं, होर्डिंग बनाए हैं कि उसमें जो है वो लोगों को आप मैसेज देता हुआ होता है कि आप क्यों आप इन जलाशयों को साफ रखें, पार्कों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। अवशिष्ट पदार्थों, इसमें एक कड़ी और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो अवशिष्ट पदार्थों, कूड़ों, इन सभी के उपयुक्त स्थान पर रखने की आदत विकसित करना, है ना। और ऐसा ये देखा जाता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो शिक्षित समाज होता है, या आज की भी समाज कहिए, हम सभी शिक्षित समाज के सक्रिय सदस्य हैं, और आज के जो शिक्षित समाज है वो इस अवशिष्ट पदार्थ के जो का जो आप कह सकते हैं कि जो उपयुक्त स्थान रख रखाव का जो मैनेजमेंट है उसमें आपको कमी दिखेगी। आज भी ये कमी है। कूड़े फेंकने में के लिए सही स्थान का चुनाव करना, यत्र तत्र नहीं थूकना, इस तरह की चीज़ जो है वो हम ही शिक्षित समाज करते हैं, क्योंकि जब हम नहीं उसे ठीक करेंगे, हम नहीं उसे सुधारेंगे, तो फिर वो समाज
जो हमेशा से करता आया है और जो अशिक्षित है उसे हम कैसे सिखाएंगे, कैसे बताएंगे। और टीचर का एक बहुत बड़ा एक गुरु ये होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले या दूसरे को बताने से पहले स्वयं को करना आवश्यक होता है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये जो शिक्षित समाज है, उसे पहले ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, उसे पहले इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। इसके पश्चात एक आध पॉइंट और हम ले सकते हैं कि जैसे छात्रों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक बनाना, उसके साथ साथ जो क्रियात्मक रूप से जो गंदी बस्तियां होती हैं, जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, गांव होते हैं, वहां ले जाकर ऐसे ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करवाना जिनसे जन सामान्य पर्यावरण सुधार के प्रति सजग हो सकें, इसमें सुधारने के लिए सभी वर्ग के लोगों का सहयोग ले सकें। ये सारी चीज़ें जो है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत एक अध्यापक करवाया सकता है, जो कि पर्यावरण अध्ययन में जो है वो अध्यापक की ये भूमिका परिलक्षित हो सकती है। इसके दूसरे बिंदु को अगर हम देखें तो ये पर्यावरण के जो तीनों स्वरूप हैं, यानी भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक, ये पर्यावरण अध्ययन के तीन स्वरूप हैं। पर्यावरण अध्ययन के ये जो तीनों स्वरूप हैं, तो इसमें उत्पन्न प्रदूषण की जो विकृतियां हैं, उनके जो स्वरूप हैं, उनको विश्लेषित कर मूल्यांकन करना भी जो है वो शिक्षक की सहायता जो है वो ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है। पर्यावरण संबंधी फिल्मों का, चित्रांकनों का, निबंधों का, लेखों का, रिपोर्टों को, इस तरह की चीज़ें जो है वो पूर्व निर्मित सामग्री बनाकर, बताकर लोगों तक पहुंचाना, बच्चों तक पहुंचाना, अध्यापन में जो भूमिका, मुख्य भूमिका जो है वो इस तरह से सुधार लाकर सूक्ष्म रूप से समझाने के लिए छात्रों को जो है वो सहायता किया जा सकता है, छोटे छोटे चंक्स में जो है वो बनाकर पर्यावरण चेतना विकास करने में विशेष भूमिका निभा सकता है। यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को गहराई से अध्ययन करके एक पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक है उसकी दृष्टि में छात्रों के प्रति एवं विशेष रूप से समाज के एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में शिक्षक विशेष भूमिका निभा सकता है। भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी विषयों की जो हमने बात कर रहे हैं या हम बात किए, तो उससे संबंधित शिक्षक छात्रों को इन क्षेत्रों में संबंधित नवीन जानकारियों से अवगत कराकर पर्यावरण सुधार के प्रति क्रांति लाया जा सकता है। इसके प्रति जो है एक आंदोलन छेड़ा जा सकता है, बताया जा सकता है कहाँ पर और क्या और कैसे। ठीक है। पर्यटन द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, यानी एजुकेशनल एक्सकर्सन की बात करिए, पर्यावरण अध्ययन में जो अध्यापन की जो बात हम कर रहे हैं या पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की जो भूमिका की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एजुकेशनल एक्सकर्सन करवाए जा सकते हैं। छात्रों को भ्रमण एवं पर्यटन के माध्यम से विशिष्ट स्थलों एवं आत्मविकृतियों तथा प्रदूषणों के दृष्टांत प्रस्तुत करवाकर जो है वो शिक्षक विशेष भूमिका निभा सकता है। ऐसे स्थल पर जहाँ पर प्रदूषण द्वारा बड़े प्रभाव को देखा जा रहा है, बड़े प्रभावों को अनुभव किया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है और छात्रों को इसमें सहायता प्रदान की जा सकती है कि हाँ किस तरह से जो है ये इसका मैनेजमेंट किया जाए, इसका संपादन किया जाए। संपर्क कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष भूमिका निभाया जा सकता है, यानी जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, यानी शिक्षक जो है वो प्रचार प्रसार के लिए शिक्षक का जो प्रसार है शिक्षा के माध्यम से,
वो उन उन जो कार्यकर्ता हैं या उसकी भांति वो गांव में जा सकते हैं, शहरों में जा सकते हैं, अभिभावकों तक उनकी पहुंच हो सकती है। सामान्य लोगों के बीच जाकर जो है वो पर्यावरण प्रदूषण एवं उसके दुष्परिणामों की जानकारी ये दे सकते हैं। तो ये एक नज़र में जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये जो भी हमने बिंदु आपको आपके समक्ष रखा, तो इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। और इन बिंदु की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण अध्ययन के विषय तक ही सीमित नहीं हो जाता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप इसे अन्य विषयों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं अन्य विषयों से जोड़कर। आप भाषा के साथ इसको जोड़ सकते हैं, आप गणित के साथ इसको जोड़ सकते हैं। और तो और मैं कल भी बता रहा था आप सभी को कि इसको जो है वो आप उसके डे टू डे लाइफ से जोड़ सकते हैं। बहुत सारी पर्यावरण संरक्षण की बातें हैं। हम पर्यावरण सिर्फ हम पेड़ लगाकर और प्रदूषण कम करके नहीं कर सकते हैं। जल का संरक्षण करना, ध्वनि प्रदूषण पर जो है वो कंट्रोल करना, ये सभी जो है वो उसी पर्यावरण का हिस्सा है। हम गाहे बगाहे जाने अनजाने जो है वो कितने क्रिएचर्स को मारते रहते हैं। जाने अनजाने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम खेतों में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, हम खेतों में बहुत सारे ऐसे खाद का प्रयोग करते हैं, हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं। उस पर चिड़ियाँ बैठती है आकर, वो दवाई वाला जो फल है वो खाकर हो जाती है और वो मर जाती है। केचुए जो हमारे जो उर्वरकता शक्ति है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति है, उसे बढ़ाने में मदद करता है। आज क्या है, पहले ऐसे कहीं खोद दीजिए थोड़ा तो आपको केचुए दिख जाते थे, लेकिन आज जो है वो उसका जो है वो दुर्लभ हो गया है। ये भी पर्यावरण का ही पार्ट है और ये सभी के सभी को ठीक करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो शिक्षक का है। और पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का जो जो भूमिका है वो इस क्षेत्र में भी अग्रणी है कि आप सिर्फ किताबों तक ही ना सीमित रहें। दुनिया के, उसके डेली जीवन की शैली के आसपास के जो बढ़ते प्रभाव हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण लिए थे पर्यावरण प्रदूषण की बात हमने की थी, तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो एक शिक्षक का दायित्व होता है। पर्यावरण अध्ययन में उस शिक्षक की भूमिका को निर्धारित करता है कि आप बच्चों के माध्यम से आप ये बात उन्हें बताएं, समझाएं। अब इसके लिए जब हम बाह्य गतिविधि की बात करते हैं या भीतरी गतिविधि की बात करते हैं, कहीं भी गतिविधि आपको एज पर नीड, एज पर सिचुएशन, एज पर स्पेस मैनेजमेंट, कोई भी गतिविधि आप कहीं भी करा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम फिर से लेते हैं कि पर्यावरणीय खेलों का आयोजन करना। अब खेल जो है वो हम सभी जानते हैं कि बच्चे हैं और अगर उन्हें खेल करवाएंगे तो फिर समझिए कि उनके इंटरेस्ट लेवल कहाँ चले जाएंगे। वो उनको काफ़ी रुचिपूर्वक जो है वो उन खेल को खेलेंगे और वो समझेंगे। तो जब ऐसी बात होती है, जब इस खेल की जो बात है, जब ये स्थिति जब आती है, तो व्यक्तित्व के निर्माण की बात होता है। एक प्रवृत्ति ऐसा होता है जिससे एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है ना। मानसिक बोझ को खेल के द्वारा कम किया जा सकता है। शिक्षण और शिक्षण विभिन्न विधियों के साथ जो है इसको अगर जोड़कर अगर पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो यह आनंददायी बन जाता है।
है। तो खेल के रूप में जो है वो आप पर्यावरण के अलग अलग खेल आप खिलवा सकते हैं बच्चों को, और उन खेल के माध्यम से उन्हें पर्यावरण अध्ययन का के शिक्षण की गुण दे सकते हैं। ये खेल बाहरी खेल भी होता है, हो सकता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हैं जो आप करवा सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। अब खेल की जब हम बात किए हैं तो थोड़ा सा हम ये देख लें कि खेल आखिर उपयोगी है ही क्यों, क्यों आवश्यक है खेल, इसकी आवश्यकता क्या है। बहुत बेसिक टर्म्स हैं कि खेल जो है वो स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, व्यक्ति के अधिकाधिक प्रतिरोधन क्षमता जो है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाता है। यानी जो इम्यूनिटी पावर को जो कम करने वाली जो चीज़ें जो है वो हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है, उसे वह प्रस्फुटित करता है, उसे वह बढ़ावा देता है। इससे मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास के फलस्वरूप जो है वो संतुलन बनाकर रखने में बालक जो है वो अपनी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति में विकास करता है। बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है, और सामाजिक गुणों के विकास के साथ साथ जो है वो अनुशासन, उत्तरदायित्व, दूसरों की सहायता आदि जैसे गुणों की भी वृद्धि होती चली जाती है। बालक में संवेगों के नियंत्रण की क्षमता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। लज्जाशीलता, कायरता, स्वाभाविक दोष, ये सभी जो हैं वो दूर हो जाते हैं खेल के माध्यम से। और पर्यावरण संतुलन और प्रकृति विरासत की जो महत्ता है, जो ऐसे ये जो कठिन तथ्य हैं, उसको सहजता से समझने के लिए पर्यावरणीय खेलों का प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके जो पर्यावरण सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों के द्वारा उनके प्रस्तावित किए गए जो आपके विषय वस्तु हैं, उसको समझने में एक मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये पर्यावरणीय खेल हैं, इसके माध्यम अब हम एक खेल का कोई भी एक खेल का नाम लेते हैं। वेब ऑफ लाइफ करके एक खेल जो है वो है, खेला जाता है, और इसमें जो है वो मुख्य उद्देश्य इस खेल के क्या होते हैं कि प्रकृति के विभिन्न रूपों में अंतर संबंध स्थापित करने की बात की जाती है। यानी जो जीवन के जो जाल हैं, वेब ऑफ लाइफ हैं, इसके प्रत्यय जो होते हैं उसको विजुअलाइज करना, उसको देखना, उसको समझना, ये एक पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। स्थान आप कहीं भी चुन सकते हैं, एक बड़ा हॉल चुन सकते हैं, एक बड़ा मैदान, जो आंतरिक और बाह्य और भीतर गतिविधियों की जो बात है, तो इसमें आप चाहे तो कहीं भी आप करवा सकते हैं। एक बड़ा सा मैदान भी आप करवा सकते हैं, एक छोटा सा आप एक हॉल ले सकते हैं, या एक बड़ा सा रूम ले सकते हैं। इस तरह की गतिविधियां जो है वो वहाँ वो करवाने के लिए सही है। 20 से 50 तक के आपके स्टूडेंट हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के रूप में, और एक्चुअल जो प्ले है वो ये है कि सबसे पहले इसमें जो क्या करना है कि प्रकृति में जो भी मिलने वाले जो प्रत्यय हैं, जो अनेक वस्तुएं हैं, उनके पहले से जो है वो टैग बना लिए जा सकते हैं। जैसे सूर्य, वायु, पानी, मिट्टी, वृक्ष, पक्षी, मछली, फल, कीड़ा, मेढक, कछुआ, गिद्ध, मच्छर, छिपकली, पत्ती, फूल, देखिए सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। ये प्रकृति है। जो मैं नाम ले रहा हूँ इसमें आप देख रहे होंगे, पा रहे होंगे कि मैं पत्तों का भी नाम ले रहा हूँ, मैं जानवरों का भी नाम ले रहा हूँ, मैं गिद्ध का भी नाम ले रहा हूँ, फ्लावर्स का भी नाम ले रहा हूँ, झाड़ी, नेवला, है ना, तितली,
बीज, धोबी, लकड़हारा, चींटी, ये सारे के सारे चीज़ों के आप एक टैग बना लें। ये खेल है, पर्यावरणीय खेल की मैं बात कर रहा था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, 40, 45, 50, 55, 60, बहुत सारे आप इसको का एक टैग बना लें। बंदर, गिलहरी, टिड्डा, प्लास्टिक बैग, खराब लकड़ी, केचुआ, सांप, कागज, मगरमच्छ, खाद एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। अब इस नाम के टैगों को खिलाड़ियों को देते हुए वो क्या करें कि खिलाड़ियों को दे दें, जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आप खिलाड़ी, इट मीन्स बच्चा, जो वहाँ पर बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स के रूप में हैं उनको आप प्रदान कर दें। और प्रदान करने के बाद जो है वो आप वे अपने जो कपड़े हैं या जो पहने होंगे बच्चे, उनको वो पिन से लगा लें ताकि एक दूसरे खिलाड़ी को वो दिखलाई दे। और जब ये दिखलाई जब देगा तो उसके बाद जो है वो खेल की शुरुआत ऐसे करें कि पूरा का पूरा जो है वो एक ऐसा घेरा बनाए जो कि एक वेब की तरह हो, एक जाल की तरह हो। पूरा का पूरा एक वेब का निर्माण किया जाए। और एक दूर से देखने के बाद जो है वो कोई भी खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो समझ में आ जाए कि क्या है ये पूरा का पूरा ये वेब जो है वो एक दूसरे से जुड़ाव की बात करता हुआ आपको नजर आएगा। इस खेल से आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे और इन सारी की सारी पर्यावरणीय जीवों के बीच या सारे के सारे पर्यावरणीय वस्तुओं के बीच एक अंतर संबंध है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में एक अंतर संबंध स्थापित है। इसको प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को इस खेल के माध्यम से आप दिखला सकते हैं। तो 40-50 बच्चे अलग अलग टैग लिए हुए और एक के बाद एक जो है वो हाथ करके खड़े हो जाएं और एक जाल का निर्माण करते, तो उससे वो बच्चे को समझ में आएगी कि ये पूरी की पूरी एक लाइफ है। किसकी लाइफ है? सन भी है उसमें, वाटर भी है उसमें, एयर भी है उसमें, सॉइल भी है उसमें, फ्रॉग भी है उसमें, फ्रूट भी है उसमें, इंसेक्ट्स भी हैं उसमें, है ना, बटरफ्लाई भी हैं उसमें, मंगूस भी हैं उसमें, है ना, किंगफिशर भी हैं उसमें, स्पाइडर भी हैं, स्क्विरल भी हैं, ग्रास होपर भी हैं, प्लास्टिक बैग हैं, स्नैक हैं, ह्यूमस हैं, क्रोकोडाइल हैं, पेपर हैं, रेडवुड हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब ये जो है जीवन के जो विभिन्न रूप हैं, प्रकृति के जो विभिन्न रूप हैं, उसके अंतर संबंध को स्थापित करने में ये मदद करेगा ये खेल। तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि एक आयोजन किया जा सकता है अलग अलग गतिविधियों का, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। और इस तरह से जो है वो संगठन जो है वो किया जा सकता है। इस तरह से हम एक पहले पाठ को ख़त्म करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण या पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण है उसमें शिक्षक की इस भूमिका को हम बखूबी हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो भूमिका आसपास के वातावरण, परिवेश, आसपास के विषय वस्तु, आसपास के जो समाज हैं, आसपास की जो प्रकृति है, उसको समझने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। एक पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने शुरुआत में भी कहा कि किस प्रकार से एक शिक्षक जो है वो समाज के जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं उसको का निर्वहन करता है और उसको एक वेग देता है, आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है।
तो शिक्षक का संबंध जो है, चूँकि विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों के साथ होता है, वो एक पथ प्रदर्शक की भांति काम करता है। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण शिक्षा के जो प्रचार प्रसार हैं, उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।